हेलो दोस्तों, वी आर डिस्कसिंग इन दिस सेशन एक्सरसाइज 6D। एक्सरसाइज 6D में जो भी क्वेश्चंस हैं बड़े मज़ेदार हैं और इस एक्सरसाइज में 9 प्रॉपर्टीज़ यूज होती हैं। पिछली बार हमने पिछली एक्सरसाइज में सॉल्व किया था डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3/3 की एक्सपेंडिंग मेथड से, लेकिन अब सारी डिटर्मिनेंट्स हमें सॉल्व करना है प्रॉपर्टीज़ से। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ जैसे हम कोई चेस खेलते हैं और चेस में चालें होती हैं कि घोड़े की चाल ये, पैदल की चाल ये, हाथी की चाल ये, इस तरह से वो चालों की तरह हैं प्रॉपर्टीज़। और आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि इस डिटर्मिनेंट में हम क्या प्रॉपर्टीज़ यूज़ करें कि जिससे ये सिंपल तरीके से सॉल्व हो। तो सिंपल तरीका ये है सॉल्व करने का, अगर डिटर्मिनेंट 0 प्रूव करना है तो किसी भी तरीके से आप 2 रो या 2 कॉलम को आइडेंटिकल बनाइए। और अगर किसी भी उस डिटर्मिनेंट की 0 वैल्यू नहीं है, उसके आंसर उस राइट हैंड साइड में फैक्टर्स की फॉर्म में है, तो आप कोशिश करिए किसी एक रो में या एक कॉलम में पास वाले एलिमेंट्स 0 में कन्वर्ट हो जाएं। तो देखो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक विथआउट एक्सपेंडिंग मेथड, माने आपको डिटर्मिनेंट्स में प्रॉपर्टीज यूज करके विथआउट एक्सपेंड किए उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है डिटर्मिनेंट डेल्टा इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसे हमें प्रूव करना है। डेल्टा हटा दो, चलो ठीक है, 0 प्रूव करना है। ठीक है, तो एक बात आपको शॉर्ट ट्रिक्स और बता देता हूँ कि कभी भी डिटर्मिनेंट की सभी रो या सभी कॉलम्स अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समानांतर श्रेणी में है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 100% 0 होगी। ओके, देखते हैं। हम पहली रो देख रहे हैं 1 2 3 एपी में है, 4 5 6 एपी में है, 7 8 9 मतलब इसकी सारी रो एपी में है, तो इसकी वैल्यू 0 तो निकलेगी। ये कॉन्सेप्ट मैंने अलग से बता दिया है, मगर हम इसे एकेडमिक के हिसाब से इस तरह सॉल्व करेंगे। LHS 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बड़ा इजी डिटर्मिनेंट है 1 4 7। आपको कभी भी किसी कॉलम में 1 दिखाई दे तो उस रो को या उस कॉलम को फिक्स कर दो। ठीक है, उसे चेंज नहीं करना है। अब हम यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं C2 चेंज टू C2 माइनस C1। सेकेंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस कर दो। एक बात का ध्यान रखना, अगर डिटर्मिनेंट आपकी 3/3 की है, थर्ड ऑर्डर की है, तो आपको एक कॉलम को तो बेस बनाना ही पड़ेगा, एक साथ केवल 2 कॉलम चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं 2 कॉलम चेंज करूंगा और C3 चेंज टू करूंगा C3 माइनस C1। ओके, हाँ, C2 चेंज करना है तो C2 पहले लिखेंगे, C3 चेंज करना है तो C3 पहले लिखेंगे, और हमने C1 को बेस बनाया है। ध्यान रखना, आप इसमें C2 यूज नहीं कर सकते क्योंकि C2 चेंज हो चुका है। जब हम C3 चेंज करेंगे तो C2 का यूज नहीं कर सकते। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ तो चल जाएगा, लेकिन आगे अगर आप सॉल्व करोगे, इस रूल को ध्यान नहीं रखोगे तो मिस्टेक हो जाएंगी। ठीक है, चलिए 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1, 8 माइनस 7 1। थर्ड कॉलम में से भी फर्स्ट कॉलम को ही माइनस करना है क्योंकि फर्स्ट कॉलम को उन्होंने बेस बनाया है 2 2 2। हमें यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है। सेकंड कॉलम देखिए ध्यान से, थर्ड कॉलम देखिए, तो आपको सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो चुका है। तो जब भी कोई 2 रो या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएंगे, हिंदी में बोलते हैं सर्वसम हो जाएंगे, तो उस सारणिक का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दो सिंस
C2 and C3 are identical, then determinant will be 0. ओके, डिटर्मिनेंट विल बी 0. तो इस वैल्यू को, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम इस, एक तो हमने ये प्रॉपर्टी लगाई चेंज करने वाली, और इसमें एक प्रॉपर्टी ये लगी कि C2 और C3 आइडेंटिकल है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी. और एक बात ध्यान रखो, अगर 2 में से, अगर हम थर्ड कॉलम में से 2 कॉमन निकालें, हाँ एक रो या एक कॉलम में से किसी एक वैल्यू को हम कॉमन कर सकते हैं, तो हमें दिख रहा है कि थर्ड कॉलम में से 2 कॉमन भी निकाल देते तो 1 1 1 1 1 1, उस समय हम कह देते सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम बिल्कुल इक्वल हो चुके हैं. तो आइडेंटिकल का मतलब होता है कॉमन लेने के बाद सेम बन जाए, और अगर बिल्कुल इक्वल वैल्यू है तो उसको इक्वल एलिमेंट्स बोल सकते हैं, मतलब C2 और C3 आर इक्वल कॉलम्स. ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. मेरी कोशिश रहेगी इस एक्सरसाइज में अधिकांश सवालों को मैं ही सॉल्व करूं, ठीक है, क्योंकि अच्छे सवाल है इसमें. 23, 36, 63, 12, 10, 26, 11, 26, 37. इसकी वैल्यू भी 0. ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट को जब भी 0 प्रूव करना हो तो कोशिश करो 2 कॉलम या 2 रो आइडेंटिकल हो जाएं. तो जब आइडेंटिकल हो जाएंगी तो हमारे पास प्रॉपर्टी है कि उसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी. तो अगर 0 प्रूव करना है तो कोशिश करिए कोई भी कॉलम 2 रो आइडेंटिकल हो जाएं. टेकिंग LHS, अब देखिए, अगर मैं C3 चेंज करूं तो केवल मैं C3 चेंज करूंगा, ठीक है. क्यों C3 चेंज करेंगे? अगर मैं C3 में C2 को भी ऐड कर दूं तो 12 और 11 23, 10 और 26 36, 26 और 37 63, माने आपका थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम आइडेंटिकल इक्वल हो जाएगा. C2 C3 चेंज टू C3 माइनस प्लस C2. ओके, अब देखो मैं यहीं चेंज कर रहा हूँ, आप तो LHS लिखना, अगली स्टेप में उस ऑपरेशन को अप्लाई करना. ठीक है, फर्स्ट कॉलम कोई भी चेंज नहीं कर रहा, सेकंड कॉलम कुछ भी चेंज नहीं कर रहा. जिनको चेंज नहीं कर रहे आप उनको लिख दीजिए. तो ये दोनों मैंने लिख दिए. अब इन दोनों को मैं प्लस कर रहा हूँ, आप लोग अगली स्टेप में कर लेना. ठीक है, तो 12 और 11 कितने हो जाएंगे? 23. 10 और 26 कितने हो जाएंगे? 36. और 26 और 37 कितने हो जाएंगे? मतलब हम थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम को ऐड कर रहे हैं, और 7 और 6 13 63 हो जाएंगे. तो यहाँ पर वही वाली प्रॉपर्टी पिछली वाली फिर यूज़ हो रही है. कुल मिला के 9 प्रॉपर्टीज़ हैं. हम देख रहे हैं कि आपको सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम बिल्कुल आइडेंटिकल दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है. तो यहाँ लिख दो सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देन डिटर्मिनेंट विल बी 0. By help this properties we find the value of determinant is equal to 0, hence proved. ओके, चलो आगे देखते हैं फिर. ये तीसरा सवाल भी 0 ही प्रूव करना है. तो जब भी हमें 0 प्रूव करना हो कोशिश करिए कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं या रो आइडेंटिकल हो जाए. AB
ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए और सी ए प्लस बी। ठीक है, इसको भी हमें जीरो ही प्रूव करना है। ठीक है, तो जीरो प्रूव करने का एक सिंपल तरीका बता दिया। आप पूरा माइंड कैसे क्या लगाएंगे, कोई भी दो कॉलम या दो रो को आइडेंटिकल बनाएंगे। ठीक है, वन वन वन, बी सी सी ए बी प्लस सी ए, बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी सी। ये ब्रैकेट ओपन किए हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे, अगर मैं थर्ड कॉलम, देखो मेरी निगाह यहाँ जा रही है थर्ड कॉलम पर। थर्ड कॉलम मेरे को सबसे बड़ी कैलकुलेशन वाला दिखाई दे रहा है, तो मेरी कोशिश रहेगी थर्ड कॉलम को ही कोई ऑपरेशन अप्लाई करके इसको रिड्यूस किया जाए, इसको इस छोटी छोटी वैल्यू में कन्वर्ट किया जाए। तो हम देख रहे हैं कि C3 चेन टू C3 प्लस C2, 1 1 1 BC CA AB, इन दोनों मेंबर्स को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। ऐसे ही हम थर्ड कॉलम के एलिमेंट में CA ऐड करेंगे। देखो इनको ऐड करने का तरीका ये है, C3 वाला एलिमेंट क्या है, BC प्लस AB, C2 वाला एलिमेंट क्या है, CA, तो ये भी यही मिला, AB प्लस BC प्लस CA, ये भी यही मिलेगा, AB प्लस BC प्लस CA। उसके बाद या तो डायरेक्ट लिख सकते हो या कॉमन ले लो, अगर डायरेक्ट दिक्कत हो तो कॉमन ले लो। टेकिंग AB प्लस BC प्लस CA, टेकिंग कॉमन लिख दो, टेकिंग कॉमन AB प्लस फ्रॉम C3, AB प्लस BC प्लस CA, तो ये कॉमन निकाल लिया, 1 1 1 और BC CA AB 1 1 1। तो आप लोग फिर देख रहे हैं यहाँ C1 और C3 आइडेंटिकल हो चुके हैं। हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा सवाल है, ये भी 0 प्रूव करना है। भाई मेरी कोशिश है कि इस एक्सरसाइज के तो अधिकांश क्वेश्चंस मैं ही सॉल्व कर दूँ। 1/a स्क्वायर BC, 1/b B स्क्वायर CA, 1/c C स्क्वायर AB, इसको भी हमें 0 ही प्रूव करना है। तो 0 प्रूव करने के लिए क्या करते हैं अपन लोग, आइडेंटिकल, दो कॉलम या दो रो को आइडेंटिकल बनाओ। अगर मैं फर्स्ट रो में कितने का इंटू कर दूं, a का। भाई डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका है कि अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दी है तो पहले उसको क्या कर लो, कंप्लीट इंटीजर फॉर्म में बना लो। तो ABC का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, A का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ R1 में, तो इसमें इंटू करूँगा तो 1 हो जाएगा, ये AQ हो जाएगा, ये ABC हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये BQ हो जाएगा, ये ABC हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये CQ हो जाएगा, ABC हो जाएगा। हाँ, जो चेंज हमने किया है उसे साइड में रिप्रेजेंट कर दीजिए। ओके, तो यहाँ हमने R1 चेंज किया है AR1, R2 चेंज किया है BR2, R3 चेंज किया है CR3 से। ओके, अप्लाइंग दिस ऑपरेशन। अब हाँ, एक बात और सीख लीजिए आप, अगर किसी रो में हम अपनी तरफ से किसी भी स्केलर वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे, नॉन जीरो स्केलर वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको उतना ही भार डिवाइड में लगाना पड़ेगा। ओके, तो हमने R1 में A का इंटू किया, R2 में B का, R3 में C का, तो भार हमने ABC का डिवाइड लगा दिया।
अब उसके बाद आप देख रहे हैं कि थर्ड कॉलम में से ABC कॉमन आ रहा है, लिख दो टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम C3। कॉमन वाली वैल्यू को बाहर मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, 1 1 1 AQ BQ CQ 1 1 1। फिर आप लोग देख रहे हैं C1 और C3 आइडेंटिकल हो गया। खुशी हो जाती है जब हमारे दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल हो जाते हैं। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि C1 C3 आर आइडेंटिकल, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। ओके, अच्छे सवाल है ये सारे सवाल। अभी कहाँ तक है? 7 तक है शायद, विथआउट एक्सपेंडिंग मेथड। अभी अपने एक भी क्वेश्चन को एक्सपेंडिंग मेथड से सॉल्व नहीं किया है, मतलब हमने एक्सपेंड नहीं किया, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज यूज करके हम बोल रहे हैं कि इसका आंसर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, B² माइनस AB माइनस B² A² और BC माइनस AC और B माइनस C, A माइनस B, C माइनस A, BC माइनस AC, B² माइनस AB और AB माइनस A²। इसको भी हमें 0 प्रूफ करना है। देखते हैं कैसे होती है 0 प्रूफ। हम ध्यान से देखते हैं, हमें इसमें एलिमेंट्स में से पहले कॉमन निकाल लो। कॉमन की फॉर्म में, मतलब फैक्टर फॉर्म में लिख लो। तो हम देख रहे हैं कि इसमें से B कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा B माइनस A। इसमें से A कॉमन ले लो तो ये भी बन गया B माइनस A। इसमें से C कॉमन ले लो तो ये भी बन गया B माइनस A। ऐसा करने से क्या होगा, C1 में से हम B माइनस A को कॉमन बाहर कर देंगे, यहाँ तो कुछ होगा नहीं। और इसमें से भी C कॉमन आ रहा है तो B माइनस A, इसमें से B कॉमन आ रहा है तो B माइनस A, और इसमें से कॉमन निकल रहा है A तो B माइनस A। आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम और माने पहले स्तंभ में तीसरे स्तंभ में से B माइनस A को कॉमन निकाल लीजिए। टेकिंग कॉमन B माइनस A फ्रॉम C1 एंड C3। अगर हम दो कॉलम में से कॉमन निकालेंगे B माइनस A को तो 2 बार हमें B माइनस A लिखना पड़ेगा। ओके, या इसका होल स्क्वायर करके लिख दो, ठीक है। तो यहाँ बचेगा BAC, B माइनस C, A माइनस B, C माइनस A, CBA। ये आपको पता ही है, इसको कितना प्रूव करना है, 0। तो क्या कोशिश रहेगी हमारी, कोई भी 2 कॉलम या 2 रो आइडेंटिकल हो जाएं, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, सेकंड कॉलम मेरे को डबल टर्म में दिखाई दे रहा है तो इसे सिंगल टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, C2 चेंज टू C2 प्लस C3। ओके, चलो इसको B माइनस A का होल स्क्वायर लिख दें, BAC। आप लोग देख के यहाँ खुश हो रहे होंगे कि अब तो हो गई डिटर्मिनेंट, क्योंकि इसमें हम C2 में C3 को ऐड करेंगे तो ये बचेगा केवल B। C और C कैंसिल हो जाएगा, यहाँ B और B कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा। देखो ऐड करने का मतलब ये और ये ऐसे ऐड कर दो, ये लिखा है ना, C2 का एलिमेंट C3 का एलिमेंट ऐड करना है, ये रफ में कर लिया करो, यहाँ मत कर किया करो, ठीक है। तो अब इसमें B ऐड करेंगे तो ये A बच जाएगा, इसमें A ऐड होगा तो ये C बच जाएगा, CBA। तो आप लोग देखना ध्यान से, C1 और C3 आइडेंटिकल दिखाई दे रहा है, C1 और C2 सॉरी। तो आपका पहला कॉलम और दूसरा कॉलम बिल्कुल सर्वसम है, इसको हिंदी में बोलते हैं
कि प्रथम स्तंभ और द्वितीय स्तंभ सर्वसमय है, अतः सारणिक का मान 0 होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, b माइनस ए मल्टीप्लाई 0, और उस प्रॉपर्टी को पहले दूसरे क्वेश्चन में मैंने लिखा था उस तरह से लास्ट में लिख दिया करो। सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0, और हिंदी में लिख दिया करो चूंकि C1 और C2 सर्वसमय अतः सारणिक का मान 0 होगा। यह एक प्रगुण है। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अभी तक जितने क्वेश्चंस चल रहे हैं सब विथआउट एक्सपेंडिंग मेथड से सॉल्व करना है आप लोगों को। ठीक है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी बी प्लस सी स्क्वायर ए सी प्लस ए और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी और a प्लस बी। इसको भी हमें 0 ही प्रूव करना है। तो 0 प्रूव कैसे करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। भाई मेरी हर सॉल्यूशन में कोशिश रहती है कि कोई भी 2 कॉलम या 2 रो आइडेंटिकल बन जाए तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। मैं इसमें पहली वाली रो में a का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो बाहर क्या लगाना पड़ेगा, a का डिवाइड। a का मल्टीप्लाई कर दो R1 में, तो a बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी प्लस सी है। यहाँ साइड से आप लिख दिया करो कि R1 चेंज टू AR1, R2 चेंज टू BR2, R3 चेंज टू CR3। ओके, तो सेकंड रो में मैं b का इंटू कर रहा हूँ, तो b इंटू सी स्क्वायर ए बी सी हो जाएगा ये तो, और ये बी सी प्लस ए बी हो जाएगा। इसमें तीसरी b का डिवाइड लगा देंगे। अब मैं तीसरी रो में c का इंटू करूँगा तो c का बाहर डिवाइड लगाना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी ए बी सी, और ये बन जाएगा सी ए प्लस बी सी। उसके बाद पहले कॉलम में से ए बी सी आ रहा है, दूसरे कॉलम में से भी ए बी सी कॉमन आ रहा है, तो लिख दीजिए टेकिंग कॉमन। हिंदी में आप लोग लिख दिया करो ए बी सी को C1 माने C1 और C2 दोनों में से कॉमन लेने पर। ठीक है, तो टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम C1 एंड C2 दोनों में से एक साथ कॉमन ले रहे हैं, तो ए बी सी डिवाइड वाला, तो यहाँ बचेगा आपका बी सी, यहाँ बचेगा सी ए, यहाँ बचेगा ए बी, ये हो जाएंगे 1 1, क्योंकि हमने फर्स्ट कॉलम में से ए बी सी निकाला है और दूसरे कॉलम में से भी ए बी सी निकाला है, तो इसको तो सारे मेंबर ए बी सी हैं, तो यहाँ तो 1 1 आ जाएगा। यहाँ ए बी सी कॉमन निकाला, बी सी बचा, यहाँ बी ए बी सी कॉमन निकाला तो सी ए बचा, और यहाँ ए बी सी कॉमन निकाला तो यहाँ ए बी बचा, और ये जैसा का जैसा थर्ड कॉलम में हमने कोई भी चेंज नहीं किया है, तो उसको जैसा का जैसा नोट कर दीजिए। अब देखो थर्ड कॉलम में अगर मैं फर्स्ट कॉलम को ऐड कर दूं तो सारे मेंबर्स एक जैसे हो जाएंगे। चलिए ए बी सी बी सी सी ए बी 1 1 1। हाँ, थर्ड कॉलम में मैं फर्स्ट कॉलम को ऐड कर रहा हूँ, तो ए बी सी ए प्लस बी सी माने बन गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ पे भी ये बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या किया हमने, C3 चेंज टू C3 प्लस C1। एक बार फिर समझा दें क्योंकि बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है कि हम चेंज कैसे करें। तो देखो थर्ड कॉलम मेरे को सबसे बड़ा दिखाई दे रहा था, कोशिश यही रहती है कैलकुलेशन की कि जो टर्म बड़ी चल रही होती हैं उन्हें किसी तरीके से प्लस माइनस करके रिड्यूस करिए। ठीक है, और
अब हम थर्ड कॉलम माने देखो यहाँ लेकर आता है, थर्ड कॉलम हमें चेंज करके लिखना है। पहले थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है, जैसे इधर साइड से लिख दें ए बी प्लस सी। इसमें क्या ऐड करना है, C1, तो C1 का एलिमेंट क्या है, BC। ओके, और इस बात का ध्यान रखना, अगर कॉलम में चेंज होता है तो ये क्या चलते हैं कॉलम्स, वर्टिकल, और रो में चेंज होता है तो ये हॉरिजेंटल कैलकुलेशन चलती हैं इनकी। ठीक है, अब आप लोग देख रहे होगे थर्ड कॉलम में से मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को कॉमन निकाल सकता हूं। अगर मैं थर्ड कॉलम में से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को कॉमन निकालूंगा तो थर्ड कॉलम में बचेगा 1 1 1, और आपको देख रहे हैं कि आप लोग C2 कॉलम और C3 कॉलम क्या हो जाएगा, 1 1 1 आइडेंटिकल हो जाएंगे। फिर हम लिख देंगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। ठीक है, चलो इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। ए बी सी और कॉमन में ले लो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो यहाँ बच जाएगा आपका, इधर लिख देते हैं डिटर्मिनेंट में, यहाँ लिख दो टेकिंग कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फ्रॉम C3। ठीक है, C3 में से कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा, फर्स्ट कॉलम तो जैसा का जैसा लिख दो, थर्ड सेकंड कॉलम भी जैसा का जैसा लिख दो, इसमें से कॉमन निकालेंगे तो 1 1 1। अब यहाँ लिख दो सिंस C2 and C3 are identical then determinant will be 0। वैसे तो आप लोग देख रहे होगे, यहीं से आप लोगों को दिखाई देने लगा होगा कि थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम आइडेंटिकल हैं, क्योंकि कॉमन लेने के बाद अगर 1 1 बन जाए दोनों कॉलम में या दोनों रो में तो वो आइडेंटिकल हो जाती हैं, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। अच्छा सवाल था, और अभी आप लोगों ने देखा किसी भी सवाल में आपने एक्सपेंड नहीं किया है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 7। अब आया है बहुत देर से ऐसा सवाल जिसको हमें 0 प्रूफ नहीं करना, तो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, बी प्लस सी, सी प्लस ए। बड़ा केयरफुली नोट करना है भाई, अगर जरा सी भी गलती हो गई तो हम फंस जाएंगे कैलकुलेशन में। ए प्लस बी, बी प्लस सी, इसे प्रूव करना है हमें 2 टाइम्स ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी, ये प्रूव करना है। ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। ओके, हाँ, इस वाली डिटर्मिनेंट में थोड़ा उल्टा करना पड़ता है। पहले हम फर्स्ट कॉलम में ये टर्म डबल डबल हैं उसको बनाएंगे, 3 3 टर्म बनाएंगे। तो कैसे लिख देना, टेकिंग LHS। ठीक है, LHS, तो C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। पहले वाले कॉलम में सारे एलिमेंट्स को मैं ऐड करके लिख रहा हूँ, तो देखो ऐड करेंगे तो A और A मतलब सब डबल में आ जाएंगे, A प्लस बी प्लस सी, ये भी डबल हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, इसके भी सारे एलिमेंट्स डबल हो जाएंगे। और ये सेकंड कॉलम, केवल फर्स्ट कॉलम को चेंज कर रहे हैं। और ये आपको सोच रहे होंगे कि आप लोग कि हम कैसे सोच पाएंगे इसमें ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है। तो इस तरह के साइक्लिन डिटर्मिनेंट है, या तो टर्म हमेशा ऐड किया करो। क्या ऐड किया करो, जब भी साइक्लिन डिटर्मिनेंट चल रही है ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, मतलब सारे एलिमेंट्स साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हैं, तो इस वाली कंडीशन में हमेशा ये प्रॉपर्टी से अप्लाई किया करो। फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के भी एलिमेंट्स ऐड कर दो। तो देखो इसको प्लस किया, मतलब इस वाले एलिमेंट को प्लस किया, इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, तो हमें यही मिलेगा। ऐसे ही हमने इसको 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 ऐड किया तो ये मिलेगा,
ऐसे ही हमने इन एलिमेंट्स को ऐड किया तो हमें ये वैल्यू मिली। तो उसके बाद टेकिंग कॉमन 2a प्लस b प्लस c फ्रॉम C1, तो कॉमन निकाल लेंगे, नहीं केवल ऐसा करो 2 को कॉमन निकालो बस, ठीक है, केवल 2 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ 1 1 बना लेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो केवल 2 को कॉमन करना है फर्स्ट कॉलम में से, तो मैं यहीं चेंज कर लेता हूँ, 2 कॉमन निकाला तो ये बचा। ओके, चलिए आप लोग अगली स्टेप में लिख देना 2। उसके बाद C2 चेंज टू C2 माइनस C1, C3 चेंज टू C3 माइनस C1। एक बात देख रहे हैं आप लोग, C2 को चेंज कर रहा हूँ तो मैं C2 को ही पहले लिख रहा हूँ, C3 चेंज कर रहा हूँ तो C3 को ही पहले लिखना है, बाद में नहीं लिख सकते। C2 C3 मतलब C2 चेंज कर रहे हैं तो C2 में से ही माइनस होगा, C3 चेंज कर रहे हैं तो C3 में से ही माइनस होगा या प्लस होगा। तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, हाँ b प्लस सी में से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस a बचेगा। सेकंड कॉलम के एलिमेंट में से क्या माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, तो b प्लस सी में से ये माइनस करेंगे तो माइनस a बचेगा। c प्लस a में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस b बचेगा। a प्लस b में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस c बचेगा। ऐसे ही हम थर्ड कॉलम में से भी फर्स्ट कॉलम माइनस करो तो देखो इधर लिख दिया करो, बोले c प्लस a में से अगर ये माइनस करेंगे माइनस a माइनस b माइनस c, तो c और a कैंसिल हो जाएंगे, ये रब वर्क कर लिया करो, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस b, और यहाँ बचेगा माइनस सी, और यहाँ बचेगा माइनस ए। अब उसके बाद अब हम यहाँ आके फर्स्ट कॉलम को रिड्यूस करेंगे, तो यहाँ ये प्रॉपर्टी एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, तो यहाँ ये ऐड कर देंगे इसको इसको इसको, तो ये बचेगा C, B और C इसमें ऐड हो जाएंगे माइनस वाले, तो ये बचेगा A, C और A माइनस वाले ऐड हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा B। ओके, और साथ में मैं इनके साइन भी चेंज कर रहा हूँ, 2 माइनस 1 सेकेंड कॉलम में से, माइनस 1 थर्ड कॉलम में से कॉमन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पॉजिटिव कर लो, क्योंकि उधर हमें राइट हैंड साइड में सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव की फॉर्म में लाना है। ओके, तो आप लोग देख रहे हो कि ये वाली डिटर्मिनेंट और ये वाली डिटर्मिनेंट बिल्कुल सेम है, इक्वल है। एक प्रॉपर्टी आपको और बता देता हूँ क्यों सेम है। हम किसी भी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम्स को साइक्लिक ऑर्डर में अगर चेंज कर दिया जाए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नॉट चेंज, ठीक है। तो हम चेंज करते हैं, चलिए, तो ये तो 2, अब देखो कैसे चेंज कर रहे हैं, साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब ये C1 C2 C3, साइक्लिक ऑर्डर को चेंज करने का तरीका ये होता है। अगर मैं सबसे पहले क्या लिखूं, C2 को लिखूं, मतलब सबसे पहले मैंने C2 को लगा, तो C2 के बाद किसका नंबर आएगा, C3 का। ओके, तो पहले हम C2 लिख रहे हैं यहाँ A B C, C2 के बाद C3 को लिखना है B C A, और उसके बाद लिखना है C1 को C A B। तो आप लोग देख रहे हैं अपनी राइट हैंड साइड आ चुकी है, A B C B C A C A B, ठीक है, विथआउट एक्सपेंडिंग मेथड, हैंस प्रूव्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। काफ़ी टाइम लगेगा भाई, एक्सरसाइज बड़ी है, काफ़ी सवाल हैं इसमें, टोटल मिला के कितने सवाल हैं, 25 सवाल। चलो क्वेश्चन नंबर 8। भाई मेरी कोशिश है कि आप लोगों को सबका सॉल्यूशन मिल जाए। 67 39 81 19 13 24 21 14
26। अब भाई -4 3, यहाँ से आपका कंसेप्ट चेंज हो गया। अब आ रहा है प्रूव दैट। अब आपसे यहाँ ये नहीं कह सकते कि इसको विथआउट एक्सपेंडिंग मेथड से प्रूव करिए, विथआउट एक्सपेंडिंग ये होगा भी नहीं, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट विथआउट एक्सपेंडिंग रूल से जीरो, विथआउट एक्सपेंडिंग अधिकांश कहाँ लगता है, जहाँ डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो लाना होता है। लेकिन यहाँ हमें क्या लाना है, -43। और यहाँ क्वेश्चन में लिखा भी है उन्होंने प्रूव दैट, मतलब 1 से लेकर 7 तक विथआउट एक्सपेंडिंग मेथड थे, और इसको तो आप लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, टेकिंग LHS। अब आप लोग थोड़ा सा माइंड लगाओ, आपको कौन सा कॉलम ऐसा दिखाई दे रहा है जिसकी वैल्यू ज़्यादा हों, जिनके नंबर्स बड़े बड़े हों, तो आप लोग बोलोगे कि सर हमें पहला कॉलम ज़्यादा 67 39 81। ठीक है, तो और सबसे छोटा कॉलम दिखाई दे रहा है मेरे को सेकंड कॉलम, मतलब जिसकी वैल्यूज कम हैं, छोटी हैं। तो हम उन्हीं को चेंज करेंगे जिनकी वैल्यू बड़ी है, और जिनकी वैल्यू छोटी है उस कॉलम को हम बेस बनाएंगे। तो मैंने सेकंड कॉलम को बेस बना लिया। ठीक है, अब मैं C1 और C3 इन दोनों को चेंज करूँगा। ठीक है, देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम इसे डायरेक्ट सर एक्सपेंड कर लें R1 से या R2 से, तो भी आंसर -4 3 आ सकता है, मगर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कितने बड़े बड़े हो जाएंगे। आंसर तो डायरेक्ट एक्सपेंडिंग मेथड से भी आएगा, लेकिन प्रॉपर्टीज़ का अब इम्पोर्टेंस पता चलेगा कि प्रॉपर्टीज़ लगाने से हम इसकी कैलकुलेशन को कितना सिंपल वे में ले आते हैं। ठीक है, तो C1 चेंज टू C1 को चेंज करना है तो C1 पहले लिख दो। हम माइनस करेंगे इसमें 19 मतलब 3C2 से। देखिए पहले वाले कॉलम में से सेकंड कॉलम को मैंने बेस बनाया है, क्योंकि एक साथ 2 कॉलम चेंज कर सकता हूं मैं यहाँ। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, उससे क्या होगा, ये 19 3 57, तो ये तो बचेंगे 10। 67 में से, और यहाँ देखो C1 माने हो गया 67, 3 और C2 हो गया 19, तो 67 39, तो ये कितना 19 3 57, तो ये कितना बच रहा है 10। ओके, तो इस तरह से ये 10 बचा। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 बच जाएगा, और इसमें 24 3 72, 81 में से 72 जाएंगे तो बचेंगे 9। घटा के देख लो, 81 में से 72 जाएंगे, 11 में से 2 गया, 11 में से 2 गए तो 9 हो गया। चलो, और एंड C3 चेंज और कर रहा हूं, इसको तो डायरेक्टली माइनस कर दो C2। ठीक है, तो डायरेक्टली क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट माइनस करेंगे तो हमें कम छोटी वैल्यू मिलेगी, किसी का मल्टीप्लाई करके करेंगे तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो अपन तो कैलकुलेशन करते समय ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ये नंबर्स जो मैग्नीट्यूड में बड़े वाले हैं उन्हें हम स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर लें। ओके, 21 - 19, तो ये बचेगा कितना 2। 14 में से 13 गया 1, 26 में से 24 गया तो ये बचे 2। ठीक है, अब हम अगर हमारे जैसे 1 0 ये आ गया ना, अगर 2 0 कंटिन्यू होते तो और कैलकुलेशन आसान होती। तो 2 0 हम कंटिन्यू कैसे बना सकते हैं वो देखिए आप लोग। इसमें सेकंड रो को फिक्स कर लो, 0 13 1। भाई डिटर्मिनेंट वाले चेस के गेम की तरह जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपके मोहरों की चालें हैं, और अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग कैलकुलेशन अलग अलग प्रॉपर्टीज यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। भाई इसमें रट नहीं सकते, ना मेरे से रटा जाता है, क्योंकि सवाल को देख के सोचना पड़ता है कि इसमें हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा दें। जैसे चेस खेलते हैं ना, तो चेस में कोई चालें तो रट नहीं सकता, थोड़ी बहुत शुरुआत की चालें रट सकता है चलो, लेकिन गेम में सामने वाला प्लेयर अगर चेंज कर देगा अपनी चालें तो आपको उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। तो आपको ऐसे ही यहाँ पे माइंड लगाना है कि हम क्या करें। तो ये सेकंड रो मैंने क्यों लिखी, क्योंकि इसमें मेरे को 1 दिखाई दे गया,
वन से क्या है कि मैं यहाँ और यहाँ 2 जीरो एक कॉलम में बना सकता हूँ। ठीक है, कैसे? R1 चेंज टू R1 माइनस 2R1 2R2। ठीक है, तो करिए। तो यहाँ तो 10 ही आएगा। कैसे? R1 मीन्स 10, R2 माने कितना है 0, 2 इंटू 0, तो ये 10 ही बचेगा। ठीक है, और 19 में से 26, क्योंकि देखो ये कितना है 19 और 2R2 माने 13, तो 19 में से 26 जाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस के 7। ठीक है, तो इसको लिख दूँ -7। ठीक है, 19 और 26। 2 में से 2 माइनस 2 किया तो यहाँ बचा 0। इसके लिए करना पड़ा इस 0 बनाने के लिए। ऐसे ही मैं यही सेम प्रॉपर्टी लगाऊंगा, R3 चेंज करूंगा, R3 चेंज टू R3 माइनस 2R2। R3 इसमें 2 का इंटू करूंगा तो एक 0 और मिल जाएगी। भाई एक कॉलम में 2 जीरो मिल जाएंगे, कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाएगी। अगर तीनों 0 मिल जाएंगे तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। ठीक है, तो करो 9 माइनस 0 9, जे 13 दूनी 26 माइनस के 2 और 2 इंटू 2 0। ठीक है, अब हम इसे एक्सपेंडिंग बाय C3 से एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो देखो भाई 0 का कोफैक्टर लिखना नहीं है, केवल 1 का कोफैक्टर लिखना है। तो इस 1 का कोफैक्टर देखो, इसका 0 का कोफैक्टर लिखेंगे, फिर उसका 0 को मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 0 हो जाएगा, इसका कोफैक्टर 0 लिखेंगे वो भी 0 हो जाएगा। तो ओनली हमें 1 का कोफैक्टर लिखना है। और ये माइनस क्यों लगा दिया? क्योंकि साइन कैसे चलते हैं? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, तो 1 का कोफैक्टर क्या आया? ये कॉलम रो हटाया, ये कॉलम हटाया, तो ये बचा 10 माइनस 7 और 9 माइनस 2, तो माइनस 10 दूनी 20 और प्लस के 9 7 63, तो ये आ जाएंगे माइनस के 43। ओके, आपकी राइट हैंड साइड आ गई। नाइन वाला सवाल आप लोग कर लेना बिल्कुल इसी तरह से, या कर दें, चलो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। अब तो काफ़ी प्रैक्टिस हो गई। इनके स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ। 1 स्क्वायर, चलो अभी तो लिख दें 2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और इसका आंसर लाना है -8। तो सबसे पहले तो इनके स्क्वायर हटा दीजिए। टेकिंग LHS लिख देना 1 4 9 और 4 9 16 और 9 16 25। देखो मेरे को फर्स्ट कॉलम में 1 दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको बेस बना लूँगा। तो जिस कॉलम में या जिस रो में आपको 1 दिखाई दे जाए उसको बेस बना लो। R1 को भी बेस बना सकते थे, R1 रो वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं या कॉलम वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो देखो अब अगर मैं इसमें 4 का इंटू करके इसमें से माइनस कर दूं तो यहाँ 0 बन जाएगा। फर्स्ट कॉलम में कितने का मल्टीप्लाई? 4 का। भाई 1 में आसानी से दिख जाता है कि ये 1 4 कैसे बनेगा? 1 में 4 का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस के 7, 4 चौक 16, 9 में से 16 जाएंगे तो माइनस के 7, और जे 4 चौक और 9 चौक 36, तो ये बच जाएंगे माइनस के 20। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कर क्या रहा हूँ, C2 चेंज टू C2 माइनस 4C1, और C3 चेंज करूँगा, C3 चेंज इसमें 9 का इंटू करके 9C1। देखो मेरे को यहाँ 0 बनाना है, तो मैंने कितने का इंटू किया इसमें? 4 का, क्योंकि 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 0। अब मैं C3 को चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ 9 है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया मैंने? 9 का, तो ये 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, और 16 और इसमें कितने का इंटू कर रहे हैं अपन? 9 का, तो 9 चौक 36, तो ये माइनस के 20 हो जाएंगे। ठीक है,
क्योंकि इसमें 9 का 9 चौक 36 और जे आ जाएगा कितने का इंटू करना है 9 का 81, तो 81 में से 25 जाएंगे तो 11 में से 5 गए 6 और 8 में से 3 गए तो 5 माइनस के 56। ओके, एक्सपेंडिंग बाय। अब देखो ये R1 में मैं दिख रहा हूँ कि ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, तो केवल 1 का कोफैक्टर लिखना है बस, ठीक है। एक्सपेंडिंग बाय R1, जिसमें 2 0 कंटिन्यू हो उसी से एक्सपेंड करिएगा, तो इसमें केवल आपको 1 का कोफैक्टर लिखना है -7 माइनस के 20 माइनस के 20 माइनस के 56, तो ये आ जाएगा 7 का इंटू 7 छंग 42 की 2 लगी 4 और 7 पंजे 35 में 7 छंग 42 की 2 लगी 4 7 पंजे 35 4 39, ठीक है। ये प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा 400, तो ये माइनस का 8 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको कर सकते थे आप लोग, फिर भी चलो मैंने ठीक है कर दिया। 10 वाला सवाल बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं, फिर भी मैं कर देता हूँ क्योंकि मेरे को भी अपने वीडियो में लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक सॉल्यूशन, ठीक है। और 10 क्वेश्चन नंबर 10 या सोच रहे हैं आधे तो हो ही जाए। 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई इक्वल टू लाना है एक्स वाई, ठीक है। देखो थोड़ा सा मैं फास्ट स्पीड में कर लेता हूँ क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है। LHS हमको यहाँ 1 1 1 किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में अगर 1 1 आपको दिखाई दे तो ये प्रॉपर्टी हमेशा फिक्स कर दो, R1 चेंज टू R1 माइनस R2, R2 चेंज टू ये R3 कर लो। ये जैसे R1 R2 को चेंज कर रहे हैं तो R3 को बेस बना लेते हैं, चलो, और R2 माइनस R3, मतलब मैंने R3 को बेस बनाया है यहाँ, ओके। तो आप एक साथ 2 रो या 2 कॉलम चेंज कर सकते हैं और एक को तो बेस बनाना ही पड़ेगा, तो मैंने R3 को रखा फिक्स और R1 और R2 को कर रहा हूँ चेंज, तो 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1 में से जे आएगा तो माइनस का y बचा। ऐसे ही ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ, सेकंड रो में से थर्ड रो माइनस करो तो 1 माइनस 1 0, यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस का y बचेगा, बस। एक्सपेंडिंग बाय, आपको दिख रहा है कि हम R1 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, C1 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ भी 2 0 दिख रहे हैं और यहाँ पे भी 2 0 दिख रहे हैं, तो R1 से मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो माइनस y और इसका कोफैक्टर आया माइनस y का कोफैक्टर ये बना 0x 1 1, तो माइनस y और ये 0 माइनस x, तो मल्टीप्लाई करके आया हमारा एक्स वाई। बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन था इसका, ठीक है, ये डिफिकल्ट नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 11, वन 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 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू A माइनस B B माइनस C C माइनस A। तो मैंने अव्याल बताया था आप लोगों को। अब 1 1 हम किस कॉलम में दिखाई दे रहा है, तो 1 1 1 अगर कॉलम में है तो रो ऑपरेशन लगाओ, रो में है तो कॉलम ऑपरेशन लगाओ। और कौन सा ऑपरेशन, ये फिक्स है जो मैंने अभ्याल बताया था। मैं R3 को बेस बना रहा हूँ तो R1 चेंज करूँगा, R1 माइनस R2, सॉरी R3 को बेस बनाते हैं, और R2 चेंज टू R2 माइनस R3, ये R3 को बेस बनाया। देखो प्रॉपर्टी से क्या फ़ायदा होगा, अगर मैं इसे डायरेक्ट एक्सपेंड कर दूं तो सारी टर्म अलग अलग आ जाएंगी, फिर हमें उन्हें फैक्टर्स बनाना पड़ेगा। जैसे 10th क्लास में 9th क्लास में फैक्टर्स बनाते थे साइक्लिक ऑर्डर में, पहले ए स्क्वायर की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो, फिर कॉमन निकालो, फिर बी स्क्वायर, काफ़ी टाइम लग जाएगा। प्रॉपर्टीज़ का यहाँ यही इंपॉर्टेंस है कि ये डायरेक्ट फैक्टर की फॉर्म में आंसर निकलेंगे। चलिए माइनस करें, 1 माइनस 1 0 A माइनस C,
पहली वाली रो में से तीसरी वाली रो माइनस कर रहा हूँ, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, और बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब बोला आप लोग जी बताओ मेरे को, पहली वाली रो में से कुछ कॉमन आ रहा है? 1 माइनस 1 0, ए माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ गलती कर दी, तभी तो मैंने कहा। हाँ, पहले वाले ही रो में से कुछ कॉमन आ रहा है, सॉरी हाँ मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, बी स्क्वायर। ये बड़ी सावधानी से रखना, क्योंकि एक मिस्टेक पूरा माइंड खराब कर देगी कि अब क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन ही नहीं आ रहा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पहली रो में से ए माइनस सी कॉमन आ रहा है, दूसरी वाली रो में से बी माइनस सी कॉमन आ रहा है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में से ए माइनस सी कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा? ए प्लस सी। यहाँ साइड से वही फॉर्मूला लिख देना कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। तो हम माइनस वाला फैक्टर कॉमन लिख रहे हैं, तो कॉमन ले रहे हैं, टेकिंग ए माइनस सी एंड बी माइनस सी फ्रॉम किस में से? R1 एंड R2, R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। ए माइनस सी, बी माइनस सी। आप लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टीज अप्लाई करने से आपके डायरेक्ट फैक्टर्स निकलना चालू हो गए। तो 0 1 ए प्लस सी, 0 1 बी प्लस सी, 1 सी, सी स्क्वायर। बस अब आप एक्सपेंड कर दो डायरेक्ट, एक्सपेंडिंग वाई। किससे एक्सपेंड करेंगे हम इसे? C1 से। C1 से एक्सपेंड क्यों करेंगे? क्योंकि C1 में 2 0 कंटिन्यू हैं, तो C1 से एक्सपेंड करेंगे तो केवल 1 का कोफैक्टर ये लिखना है, 1 1 ए प्लस सी, बी प्लस सी। ओके, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2/2 की, जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। ए माइनस सी, बी माइनस सी, जैसा का जैसा रखिए। हाँ, मल्टीप्लाई 1 का इंटू बी प्लस सी से, माइनस ए प्लस सी का इंटू 1 से माइनस करना है, तो ए माइनस सी। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि सी और सी कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर बचा ए माइनस सी, बी माइनस सी और यहाँ बी माइनस ए। तो एक माइनस मैं कॉमन ले रहा हूँ इसमें से, एक माइनस कॉमन ले रहा हूँ इसमें से, तो माइनस वन। तो इसको हम साइक्लिक ऑर्डर में लिख देते हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और माइनस माइनस प्लस कर देना, और ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई और हैंस प्रूव्ड हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं तो आधे हो जाएंगे, 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे लगभग, और बाकी के बचे खुचे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये एक्सरसाइज काफ़ी बड़ी है, 25 सवाल हैं इसमें, और सबके सॉल्यूशन बड़े बड़े हैं, ठीक है। वैसे मेरी कोशिश है कि आपको सॉल्यूशन बिल्कुल सबसे शानदार और बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल जो निशाने पर लगे वो सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आलतू फालतू कैलकुलेशन ना हो, ये मेरा पूरा ध्यान जा रहा है कि भाई आपको शानदार सॉल्यूशन मिले। ए माइनस बी और बी प्लस सी, बी माइनस सी और सी प्लस ए, सी माइनस ए प्लस बी। तो देखिए, अगर मैं रो को ऐड करता हूँ कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा ढंग से। अगर मैं पहले कॉलम में दूसरा और तीसरा कॉलम भी ऐड कर दूं, मतलब ये चेंज करूं, C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप्लाई कर रहा हूं, तो आप लोग देखो कि वो C1 चेंज कर रहे हैं, तो C2 और C3 को मैं जैसा जैसा लिख दूं, आप लोग भी जैसे C1 चेंज कर रहे हैं, तो जिसको चेंज नहीं कर रहे उसको जैसा का जैसा आप लोग नोट कर दिया करो। उससे क्या है, ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसे रो में लिखें या कॉलम में लिखें, तो आपको पता है कि हमें ऐसे लिखना है, वर्टिकली लिखना है। कॉलम में चेंज करते हैं तो वर्टिकली चलता है, और रो चेंज करता है तो हॉरिजेंटली कैलकुलेशन चलती है। इनको ऐड किया तो यहाँ बचा ए प्लस बी प्लस सी। इन तीनों को ऐड करूंगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तो ये हो जाएगा 0। इनको ऐड करूंगा तो यहाँ बन जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। ओके, उसके बाद टेकिंग कॉमन
ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 में से कॉमन निकल के आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी। आप लोग देख रहे हो ना, पहले कॉलम में से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 1 0 2 और बी माइनस सी प्लस ए और सी माइनस ए प्लस बी। ओके, एक जीरो मिल गया। मैं एक जीरो यहाँ और बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ? R3 चेंज टू R3 माइनस 2R1। अगर मैं यहाँ 2 का इंटू दूंगा ना, 1 का हम बहुत यूज़ कर लेते हैं। 1 मेरे को R1 में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ इस 1 की हेल्प से मैं यहाँ 0 बना सकता हूँ। तो इसमें 2 का इंटू करके R3 में से माइनस कर दो। कॉमन चल रहा है ए प्लस बी प्लस सी। तो किसको चेंज करना है? केवल R3 चेंज करना है। तो ये R1 और ये R2 जैसे के जैसे लिख दो। 0 बी माइनस सी माइनस ए। हाँ, 2 का इंटू करके तो यहाँ 0 और C प्लस ए माइनस 2b, सी प्लस ए माइनस 2b और a प्लस बी माइनस 2c। ठीक है, a प्लस बी माइनस 2c, क्योंकि R3 में से माइनस करना है R1 लेकिन 2 का मल्टीप्लाई करके। तो 2 माइनस 2 0, c प्लस ए माइनस 2b हो गया और a प्लस बी माइनस 2c हो गया। बस अब इसके बाद एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग बाय C1 वाले कॉलम में 2 0 एक्सपेंड कर दीजिए। तो a प्लस बी प्लस सी। तो 1 का कोफैक्टर क्या मिलेगा हमें? ये मिलेगा b माइनस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस 2b और a प्लस बी माइनस 2c और ये इंटू कर लेना है इसका। तो a प्लस बी प्लस सी और इंटू करके मिलेगा तुम्हें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें इसकी राइट हैंड साइड मिल जाएगी। और राइट हैंड साइड अब तो ब्रैकेट ओपन कर लोगे और इसका मल्टीप्लाई करके आंसर मिल जाएगा। तुम्हें क्या प्रूव करना था इसमें? मैंने लिखा नहीं जल्दी में, तो इसको प्रूव करना था। ये आंसर मिल जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अगर फिर भी आपको ये लगता है कि मैंने कैलकुलेशन थोड़ी डायरेक्ट लिख दी, तो मेरे से आप लोग इनबॉक्स में कंप्लेंट कर सकते हैं, कमेंट से लिख के। थैंक्स। आज इतना ही बहुत है।